जय हिंद प्यारे दोस्तों। लेखपाल की मैराथन सीरीज में आज का क्लास हम लोग का थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो मॉक टेस्ट करेंगे एडवांस लेवल में करेंगे, बहुत स्पीड में करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका क्लास 1 से 1.5 घंटे के बीच में ख़त्म कर दी जाए, बहुत लंबा क्लास ना चले। आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको अभी ये कंटेंट फ्री में मिलता रहे और हम लोग को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए पॉइंट क्या है कि आपका टाइम जो होता है क्वेश्चन करने का वो 120 मिनट होता है, आप सबको पता है। 100 पूर्णांक होता है, निगेटिव मार्किंग हमेशा ध्यान रखना 1/4 की रहती है। अगला पॉइंट क्या है आपका कि देखो ओएमआर शीट जो होता है उसको भरने से पहले ध्यान रखना, हर एक में बताया जाता है। चलिए आप सबको इतनी छोटी जानकारी जरूर पता रहेगी, फिर बताते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 33 के अंतर्गत उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण जो नाम को चेंज करता है आदेश पारित करने का अधिकार में किस अधिकारी के पास होता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल पहले ही बता दिए, एडवांस या मॉक टेस्ट है। इसमें क्वेश्चन आपका हार्ड से मतलब मॉडरेट टू हार्ड ही रहेगा, सिंपल क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेगा आपको। चलिए तो कौन जो मतलब आपका कोई भी दस्तावेज है जिसे बिल बोलते हैं, रसीद बोलते हैं, उसमें नाम को चेंज करने का अधिकार किसको होता है? लेखपाल को होता है? नहीं, लेखपाल को नहीं होता है। कानूनगो को होता है? कानूनगो को भी नहीं होता है। तहसीलदार को? हाँ तहसीलदार को होता है। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर सकते हैं। लेखपाल जो होता है, ठीक है, लेखपाल को केवल जो रिपोर्ट होता है, जो विरासत का रिपोर्ट होता है, उसको तैयार करना होता है, आदेश देना उसके पास अधिकार नहीं होता है। जो कानूनगो होता है वह खतौनी की जो प्रविष्टियाँ होती हैं, जैसे कोई खतौनी होता है, खसा खतौनी, उसके अंदर की जो डाटा होता है उसके ऊपर वो अधिकारी जांच कर सकता है। और आप सब सोच रहे एसडीएम क्यों नहीं है। देखो एसडीएम इसलिए नहीं क्योंकि एसडीएम धारा 80 के अंतर्गत जो भू उपयोग परिवर्तन है, ठीक है, जैसे उस पर कोई अपील करेगा, इस जैसे आपने नामांतरण तहसीलदार ने कर दिया तो उस पर जब कोई अपील करता है तो धारा 80 के अंदर वो अपील करेगा और अपीली अधिकार है। ठीक है, जब अपील करेगा तब जाके वो एसडीएम के अंदर पास जाएगा और उसके पास ये अधिकार है। अब समझ गए होंगे इसका आंसर क्या था, तहसीलदार था। क्वेश्चन अच्छा लगा होगा जरूर आपको, इसलिए चैनल में बने नहीं, सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वामित्व योजना, विश्वकर्मा योजना, जल जीवन मिशन और पीएम किसान मान धन योजना, यह किस किस साल में आया था? नीचे आपके ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए तो पहले हम लोग डायरेक्ट ऐसे बताते हैं, फिर ऑप्शन को मैच कराते हैं। देखिए स्वामित्व योजना कब आया था आपका? 24 अप्रैल सन 2020 में। कहाँ पर है? यह है 24 अप्रैल सन 2020 में आया था, यानी कि दूसरा का ए हो जाएगा। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना कब आया था? 17 सितंबर 2023। कहाँ पर? यह है, यानी कि यह हो जाएगा बी। एक पिंक और पतला कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका बी। और पीएम किसान मानधन योजना कब आया था? यह था 2019 में, ये इसी को हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फिर बचा कौन? जल जीवन मिशन कब आया था? 15 अगस्त 2019 में आया था। तो ऑप्शन क्या हुआ? दूसरा का ए का दूसरा हो जाएगा। चलो मैच कराते हैं यहाँ पर ऑप्शन को है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ध्यान सुन पढ़ना इसको, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द बताओ। आगत पत्रिका, प्रोसित पत्रिका, आगमष्टिक पत्रिका या अध्युडा, क्या बोलते हैं? देखो सबके बारे में बताते हैं। आगत पत्रिका होता है जिसका पति परदेश से लौट आया हो, यहाँ क्या लिखा है? आने वाला हो, इसी में थोड़ा लोग गलती करेगा। आगत पत्रिका मतलब कि जिसका प्रदेश से लौट आया हो, ठीक है, वह होगा, तो इसका आंसर यह नहीं होगा। प्रोसित पत्रिका जिसका पति प्रदेश चला गया हो, यह भी नहीं होगा। आगमसिक पत्रिका यह होता है जिसका पति मतलब कि जो भी है उसका पति भविष्य में विदेश से आने वाला हो, ठीक है, भविष्य में पति आने वाला हो। और अध्युड्या सबने पढ़ा ही होगा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, यानी पत्नी को छोड़ कर दूसरी शादी कर ली हो। चलिए एमएस एक्सेल का एक बहुत टफ क्वेश्चन डाला गया है। एमएस एक्सेल में यदि आप सेल A1 में सम 10, 20 और सेमीकोलन 30 में फार्मूला टाइप करते हैं तो परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो परिणाम क्या होगा इसको देखो, जोड़ लो, 10 + 20 30, 30 + 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, आंसर बी। टेस्ट को नंबर बदल कर जोड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दो फास्ट में करा रहे हैं क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको 1 घंटे के अंदर एक मैराथन करा दिया जाए। वो 2-2.5 घंटे मैराथन कराने का कोई मतलब नहीं, टाइम आपका खराब होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन सॉरी, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी को करेल या रेगुर भी कहा जाता है। इस मृदा का निर्माण विंध्य क्षेत्र की पहाड़ी चट्टानों के अपक्षय से हुआ है।
तो क्या लिखा है ऑप्शन ए में, क्या है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखो पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लो। देखो बुंदेलखंड में जो काली मिट्टी है वो करेल या रेगुर कहते हैं, पहला तो सही है, ठीक है। लेकिन इसका जो निर्माण है वो विंध्य की चट्टानों की जो बलुआ पत्थर है उससे नहीं हुआ है, बल्कि जो दक्कन का पठार है उसके बेसाल्ट और लावा के चट्टान के टूटने से हुआ है, विंधन से लाल मिट्टी बनती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही है परंतु आर गलत है, ये हो जाएगा सी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध है। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है उन्मूलन का रोपण, क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना, कौन सा अशुद्ध है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहला उन्मूलन का रोपण, तो ये आपका सही है। अमित का परमित, यह भी आपका सही है। सत्कार का तिरस्कार, ये भी सही है। अभिभाव का विभाव, यह गलत है, ठीक है। देखो अभिभाव मतलब होता है प्रकट करना, तो इसका सही विलोम होगा तिरोभाव, ठीक है। अभिभाव क्या होगा, तिरोभाव, तिरोभाव मतलब होता है लोप हो जाना, ओके। और यह उन्मूलन का जानते ही हूँ, उन्मूलन का मतलब क्या होता है, उखाड़ना, तो रोपण का मतलब लगाना। तो पहला अगर किसी को डाउट हुआ तो ये बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन संविधान से है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1952 के तहत 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है जिन पर पंचायत को कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए। तो देखो आंसर क्या है इसका, है 18 विषय, नहीं गलत है। 21 विषय, नहीं 29 विषय होगा, ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी, ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 243 जी में पंचायत को कार्य क्षेत्र के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए थे, ओके। और अगर 18वीं विषय और 18 विषय, एक डाउट इश्यू हुआ 18 विषय, तो यह 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 29 विषय। चलिए अगला, एक विश्व का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर नहीं है, ध्यान समझना, एक विश्व का मान किसके बराबर नहीं है, फटाक से आंसर मत कर देना, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। तो पहला क्या कर रहा है, 1/20 बीघा सही है, 1/20 बीघा सही है। दूसरा क्या कह रहा है, 20 धूर, ठीक है, एक विश्वा का मतलब 20 धूर होता है, ये भी आपका सही है। 13.6125 वर्ग फीट, यह भी सही है, 1362 लवलव माना जाता है, यह भी आपका सही है। 150 गज, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है, यह बिल्कुल गलत है। 150 गज नहीं होता, 151 गज होता है, ओके, 151 गज होता है, 151.25 कितना होता है, 151.25 वर्ग गज होता है, ध्यान रखिएगा, 150 वर्ग गज नहीं होता है। तो बहुत करीबी मामला है, कुछ लोग सी में ही मार देंगे, तो ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, एक दो एग्रीकल्चर से जरूर क्वेश्चन आता है। तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध क्या कह रहा है, किस ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ऑपरेशन ग्रीन के संबंध में कथनों पर विचार करिए, ध्यान समझना। पहला, इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को स्थिर लाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेशन ग्रीन इसको है कोई मतलब नहीं। 2018-19 में इसकी घोषणा की गई थी, 2018-19 में इसकी घोषणा की गई थी। वेट, अच्छा ऑपरेशन ग्रीन है ना, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में स्थिर लाना, हाँ सही था। बजट 2018 और 19 में इसकी घोषणा की गई थी, ये भी सही है। तब अब इसका विस्तार टीओपी से करके, टीओपी का मतलब होता है टमाटो, ओनियन, पोटैटो, टीओपी मतलब ये समझना, टीओपी मतलब क्या है यहाँ पर है टमाटो, ओनियन, पोटैटो, तो अब टीओपी से करके टोटल कर दिया गया है, ये भी सही है, ओके। तो देखो इसका मतलब ऑपरेशन ग्रीन का अगर सबसे सिंपल बताऊँ तो इसका काम क्या था ना, एक ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोग सोच रहे होंगे तो इससे डाउट मत हो जाइएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग सीरियल क्रॉप मतलब गेहूँ और आपके धान पे फोकस थे, लेकिन ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया था जो हमारी सब्जियां हैं उनके विकास के लिए किया गया था, मोस्टली से टोटल का मतलब है हर एक प्रकार की सब्जियों के विकास पर कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शब्दकोश को क्रम व्यवस्था में करिए, क्षय, कर्म, कृषाणु, कलश, शब्दकोश को व्यवस्थित करना है। तो इसका वो समझते हो ना, ये शब्दकोश को व्यवस्थित करने मतलब होता है अल्फाबेट के अनुसार, मतलब पहले क आएगा, फिर ख आएगा, ग आएगा, उसके अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें कौन सा होगा, पहले क, ये होगा कलश, पहले चौथा होगा, फिर उसके बाद होगा आपका क दूसरा होगा, फिर आपका तीसरा होगा और फिर आपका पहला होगा। कौन सा ऑप्शन है सबको, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए।
देखो आप लोग जब क्लासेस चल रही हैं पहले स्टॉप करो, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर को मैच करो, आंसर लिख लो, फिर हम बता रहे हैं तो अपना उत्तर क्रॉस चेक कर लो। इस तरह से करोगे ना तो इस तरह से करने से तुम्हारा क्या है कि वेरिफिकेशन अच्छा रहेगा। नंबर अपना लिखते जाओ, गलत से भी लिखते जाओ, लास्ट में अपने नंबर को जोड़ो कितना नंबर बना रहे हो। अगर आप 60+ बना रहे हो तो इसका मतलब बहुत ही सेफ जोन में, पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि पेपर टफ है। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। महिला साक्षरता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस में है? कानपुर नगर में है, ये याद रखिएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन है, यानी कि ए और बी में से कोई होगा। इन दोनों को पहले ही काट लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन लखनऊ है, ये भी सही था। तीसरा आपका है गौतम बुद्ध नगर या औरैया, इसमें से कौन है? तो गौतम बुद्ध नगर है, यानी हम लोग का आंसर क्या हो गया? ए। चलो ठीक है। और अगर मतलब कि अगर तुमको परसेंटेज वाइज बता दूं, कन्फर्म मतलब कि कितना परसेंटेज था, तो कानपुर नगर में सब 75.1% था, यह है याद रखना मेरे। अब बाकी में लखनऊ में 71 के आसपास था, गौतम बुद्ध नगर में 70 में था। कानपुर नगर का याद कर लेना एग्जैक्ट डाटा। प्रैक्टिकल कंप्यूटर, यदि आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को Ctrl+H दबाते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो कंट्रोल अगर H दबाते हैं तो रिप्लेस टैब खुलता है। कहाँ है भाई? यह फाइंड रिप्लेस टैब, ठीक है। कौन खुलता है? फाइंड रिप्लेस टैब। तो बाकी भी जान लो, कंट्रोल अगर F दबा दोगे तो क्या मिलता है? फाइंड मिलता है। और यह जो फाउंड लिखा है फाइंड लिखो यहाँ पे, और कंट्रोल F दबाओगे तो फाइंड मिल जाता है। कंट्रोल K दबाओगे तो हाइपर लिंक मिल जाता है। हाइपर लिंक समझते हो? आपने जैसे जीमेल लिखा है तो इस पर हाइपर लिंक लगा दोगे ना, तो तुम्हारे कोई भी रिज्यूम इस पर टच करेगा तो तुम्हारे वो जीमेल पे डायरेक्ट चला जाएगा मैसेज करने के लिए। इसे हाइपर लिंक लगाना कहते हैं। खसरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? खसरा, देखो लेखपाल बनने के लिए एग्जाम दे रहे हो तो ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। पहली बात ध्यान रखना, खसरा के बारे में असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो असत्य क्या है कि यह अधिकार अभिलेख का भाग नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का भाग नहीं है। यह बिल्कुल सही है। देखो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो होता है वो खतौनी में रखा जाता है, ठीक है, वह खतौनी में रखा जाता है। आरसी फॉर्म 4 में इसका वर्णन मिलता है। आरसी फॉर्म 4 में इसका वर्णन मिलता है। थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटरीकृत खसरे में अब 46 कॉलम होते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, कुछ लोग सी में टच करें, क्योंकि पुराने खसरा में 21 कॉलम होते थे, ठीक है। पुराने खसरा में 21 कॉलम होते थे, लेकिन अब का जो खसरा है उसमें 46 कॉलम होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर सकते हो, इसलिए सी को गलत भी मान सकते हो। लेकिन अगर अभी जो नया लेटेस्ट वाला है उसमें सी सही है। आयोग के जो पुराने पेपर हुए थे उसमें देखो उसने 20 और 21 को माना था कि इसमें कॉलम होते हैं, इसीलिए हमने सी को ऑप्शन दिया है। लेकिन अभी लेटेस्ट और चेक करोगे ना गूगल मोड पे तो 46 कॉलम होते हैं। जो कंप्यूटर के खसरा होता है उसमें 46 कॉलम होते हैं, लेकिन पुराने खसरा जो होते थे उसमें 20 और 21 कॉलम होते थे। इसलिए यहाँ पर तो आंसर देखो सी ही होगा आयोग के हिसाब से। अधोलिखित शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? यह बहुत ही सिंपल सा है, सबको पता है, अध, ठीक है, अध। लेकिन अध य वाला नहीं, अध य जिसमें कामा विसर्ग लगा होता है, यानी कुछ भी लगा दो फटाक से ना, जिसमें विसर्ग लगा होता है, ठीक है। सरल समझ, गलती मत कर देना। अगला, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट के का परीक्षण संसद में कौन सी समिति करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, एस्टिमेटेड कमेटी, प्राक्कलन समिति नहीं, लोक लेखा समिति सही है। देखो लोक लेखा समिति इसलिए करती है क्योंकि ये लोक लेखा से ही मतलब होता है, जो भी कैग का रिपोर्ट होता है लोक लेखा से ही मतलब होता है, इसलिए पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी ही इसका सार्वजनिक करती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति नहीं, विशेषाधिकार नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में कुल आकार लगभग कितना था? अभी देखो नया 25-26 का बजट आ गया है तो ये 9 लाख के करीब है, लेकिन अभी ये 24-25 के बाद पूछ रहा है तो ये आपका कितना था? करीब 7.5 लाख था। बजट क्वेश्चन पूछेगा। अभी यह सब बजट पे लेटेस्ट वीडियो बनाया जाएगा, जब एग्जाम के ओरिएंटेड रहेगा तो बजट से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सब बना दिया जाएगा आपको, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। वह बिलाप करके रोने लगा। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो इसमें से क्या पूछ रहा है? शुद्ध वाक्य। तो देखो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र है, ये शुद्ध है, ठीक है। अब गलती कहाँ है यह भी बताना जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आए गलती कहाँ है। तो इसमें सौजन्यता जो लिखा है वहाँ सौजन्य रहेगा, देखो इसमें गलती है। दूसरा क्या कह रहा है? वह बिलाप करके रोने लगी। तो यहाँ बिलाप का अर्थ रोना है, तो यहाँ पर यह होगा कि वह बिलाप करके रोना, ठीक है। यह अतिरिक्त दोष बता रहा है,
विलाप करके रोना, विलाप मतलब भी रोना होता है, रोने मतलब भी रोना होता है, तो इसलिए यह गलत है। तीसरा क्या इसमें है ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कि उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। मृत्यु दंड का अर्थ ही होता है मौत की सजा, ठीक है। तो यहाँ पर उसका सजा का प्रयोग दोबारा नहीं करोगे, यहाँ पर सीधे लिखोगे उसे मृत्यु दंड मिला या फिर उसे मौत की सजा मिली, यह कहोगे, ठीक है। क्योंकि मृत्यु मतलब मौत, दंड मतलब सजा, दोनों एक ही शब्द में है, तो आप दो बार एक ही शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हो। उम्मीद है समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग में OSI मॉडल किस लेयर पर राउटर में कार्य करती है। OSI का मतलब समझते हो ना, तो ये किस पे काम करता है, यह काम करता है आपका डाटा लिंक लेयर, नहीं गलत, नेटवर्क लेयर, हाँ नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। ये देखो राउटर जो होता है उसमें IP एड्रेस के आधार पे डाटा पैकेट रूप पे काम करता है। जो राउटर होता है, राउटर समझते हो ना, जो वाईफाई का, जिससे हम लोग जाओगे लाइब्रेरी में पढ़ोगे या कहीं देखोगे तो एक बॉक्स लगा होता है, उसमें कुछ बल्ब जलते रहते हैं, ब्लिंक ब्लिंक करते रहते हैं, एक दो चुंडी निकला रहता है, किसी में 2 चुंडी रहेगा, किसी में 4 चुंडी रहेगा। जो 4 चुंडी वाला होता है हाई फ्रिक्वेंसी वाला होता है, मजबूत होता है, महंगा आता है, तो यही राउटर होता है, इससे आप अपना वाईफाई पकड़ाते हो। तो ये किस पे काम करता है, वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। तो ये OSI मॉडल की जो लेयर होती है, लेयर नंबर 3 के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां का सही आकलन। देखो इसमें पूछ रहा है कि किस समय में कौन सी समिति आई थी, ध्यान समझना, मैं ईयर वाइज पहले बता दे रहा हूँ, फिर तुम्हें मैच करना। देखो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, GVK समिति। तो पहले समझो, अशोक मेहता समिति कब आई थी, 1977 में आई थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी, 1957 में आई थी, ओके। उसके बाद क्या है, GVK राय क्या है, 1985 में आई थी, ठीक है। और ML सिंघवी कब आई थी, 1986 में आई थी। सब 1900 में आया, तो सीधे लिखता हूँ। सबसे पहले कौन है, अशोक मेहता लिखा हुआ है ना, तो मेहता कब आया था, 77 में आया था। आपका बलवंत राय कब आया था, 57 में आया था। और ML सिंघवी 85 में आया था। और GVK समिति कब आई थी, तो याद है 86 में आई थी। सब क्या है 19 जोड़ लेना अपना। चलो अब क्रम के अनुसार बताओ, इसमें क्या पूछ रहा है कि सही क्रम में बैठाओ। तो सबसे पहले कौन है, 57 वाला, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। तो पहले होगा 2, ठीक है। पहले कौन होगा, पहले होगा 2, 2 के बाद होगा फिर 1, 1 के बाद होगा फिर आपका 3, फिर होगा 4, ठीक है। तो 2 1 3 4 कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बी ऑप्शन। कौन सा होगा आपका, 2 1 4 3, सॉरी 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 कहाँ पर है, ये वाला ना, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। गोबर धन योजना का पूर्ण नाम क्या है। गोबर, भाई आजकल सरकार का थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी आप सभी जानते हो क्यों कह रहा हूँ। तो गोबर धन योजना का पूर्ण नाम क्या है, तो भाई गोबर धन योजना क्या होता है, गैवलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ठीक है। याद रखना, इस योजना का तथ्य क्या है कि इस योजना में कचरा और गोबर को कंपोस्ट या बायोगैस में बदलना। चलो अगला क्वेश्चन, नैमिक शरण स्थल जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, वह किस जनपद में है, वो आपका सीतापुर में है। अब कहाँ पर है, वो आपका सीतापुर में है। सीतापुर कहाँ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलो एक थोड़ा सा आपका केस स्टडी समझ लेते हैं। एक किसान अपनी किसी भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करना चाहता है। राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत उसे घोषणा प्राप्त करने के लिए किसके समक्ष आवेदन करना होगा, अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे, उप जिला अधिकारी, ठीक है। धारा 80 में आप अपील कर सकते हो उप जिला अधिकारी के पास, ये सब। चलो मिलान करो, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सीटी का डंक, दही, सिरका, नींबू, बहुत सरल है, फटाफट मिलान करते हैं हम लोग। लैक्टिक एसिड किस में होता है, दही में होता है, किस में होता है, दही में होता है। एसिटिक एसिड किस में होता है, सिरका में, किस में होता है, सिरका में होता है। फार्मिक अम्ल किस में होता है, चींटी के डंक में होता है। और अगला क्या होता है, साइट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू में होता है, ठीक है। मैच करा लेना। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ए का 2, बी का 3 और ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। अंडे का शहजादा मुहावरा का अर्थ बताइए। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति और अनुभवहीन व्यक्ति। बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो अंडे का शहजादा, इसका हो जाएगा आपका अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है, अनुभवहीन व्यक्ति।
देखो अंडे का खेल का अंडे जो अभी अंडे से निकलता है, यानी जिसे दुनिया का कभी कोई जानकार नहीं है। ओके, अंडे से ज़्यादा मतलब जो दुनिया अभी जो अंडा से निकल रहा है तो उससे दुनिया को कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। IB6 में IB6 की लंबाई कितनी होती है? IB4 और IB6 दो होता है। IB4 जो होता है वो 32 बीट का होता है और IB6 जो होता है वो 128 बीट का होता है। यहाँ पर IB6 पूछ रहा है तो 128 होगा। IB4 पूछे 32 बीट, IB6 पूछे 128 बीट, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस उद्गम स्थल क्या है? फुल्लर झील। कहाँ से? पीलीभीत से। ओके, अगला, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है आपका बक्सी तालाब लखनऊ। कहाँ पर है? बक्सी तालाब लखनऊ में है। यह काम क्या करता है? यह संस्थान ग्राम विकास अधिकारी और कर्मचारियों को क्या करता है? प्रशिक्षण देता है। जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं उनको यह प्रशिक्षण देता है। संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में दिया था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह आपका दिया गया था केशवानंद भारती केस में 1973 में। यह केस बहुत फेमस है, ठीक है, इसके बारे में समझो। देखो, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। ओके, तो केशवानंद भारती केस क्या था ये समझो कि प्रस्तावना देखो संविधान का भाग है, ठीक है। केशवानंद केस में ये कहा गया था, तो लेकिन यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ओके, अर्थात इसके आधार पर सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा केस स्टडी है, कभी पढ़ लेना, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएंगे आपको। आपका एग्जाम इतना डिटेल एग्जाम नहीं, इसलिए इसके बारे में नहीं पढ़ाते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं? 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। 10,000 वर्ग मीटर होता है, यह याद रखना, 10,000 वर्ग मीटर होता है। संधि के नियम के अनुसार अशुद्ध पद कौन सा है? मन धन कामना, मन धन कामना, मनोकामना, निधरोग निरोग, सतधन मार्ग सन्मार्ग, वागधनीश वागीश। तो क्या पूछ रहा है? कौन सा अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा अशुद्ध है? तो चेक करो। देखो, मन धन कामना जो है उसका हो जाता है मन कामना, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहला वाला गलत है। निरोग सही है, सतमार्ग सही, सन्मार्ग सही है, वागधनीश का वागीश सही है। ठीक, विसर्ग संधि भी थोड़ा समझिए। विसर्ग संधि में क्या होता है? क ख प फ है तो वो विसर्ग नहीं बदलता है, ठीक है। इसके अनुसार विसर्ग के बाद अगर मतलब विसर्ग के बाद अगर क ख प और फ है तो विसर्ग नहीं बदलता है। यहाँ पर विसर्ग के बाद क है ना, तो यहाँ विसर्ग बदलेगा नहीं, यहाँ विसर्ग के साथ ही लिखा जाएगा। समझ गए होगे। अब एक है DI का क्वेश्चन, चलो समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांव बीम में गन्ने की गांव बी में गन्ने के अंतर्गत भूमि, गांव डी में चावल के अंतर्गत भूमि का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो क्या कह रहा है? गांव बी में गन्ने, गांव बी में गन्ने, गांव बी में गन्ने के अंतर्गत भूमि, नहीं गन्ना है ना, गांव बी में गन्ने 60 के अंतर्गत भूमि और गांव डी में चावल, गांव डी में चावल के अंतर्गत भूमि का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। 60/110 गुणित 100, यही होगा निकालने का फार्मूला ना। कितना आएगा लगभग? करीब करीब आपका आएगा 54.5%। कौन ऑप्शन है? बी है। कौन है? बी है। अगला क्वेश्चन, सभी गांव मिलकर दलहन के अंतर्गत औसत भूमि कितनी है? ठीक है, तो औसत भूमि कितनी है दलहन के अंतर्गत? तो 30 40 70 70 20 90 90 50 140, 140 बटा कितने हैं? 4 हैं। कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 2 20, 4 5 20, करीब करीब 35 एकड़। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 35 एकड़। किस गांव में कुल कृषि भूमि दी गई, किस गांव में कुल कृषि भूमि सर्वाधिक है? किस गांव में कुल कृषि भूमि सर्वाधिक है? तो देखो, अब इसमें क्या करना है, आप इसको 1 बाई 1 पूरा इनको जोड़ लेना और ऐसे देख के ही पता लग रहा है। देखो, इसमें 500 तो ऐसे ही हो जाएगा और 4 2 6 7 7 5 12, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 620, इसमें करीब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा यही दिख रहा है। अच्छा, किस गाँव में कर रहा है? सॉरी, तुमको ऐसे जोड़ना है, ऐसे 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 जोड़ना है, ये वाला जोड़ना है, रो है इस तरह जोड़ना है, ऐसे मत जोड़ देना, ऐसे तो गड़िया जाएगा। अच्छा, तो तुम्हारा हो जाएगा
देखो इसमें देखते हैं 200, 260, 300, अच्छा 13, 260, 330, 5, 380 हो जाएगा ये, 380 ना, 380 इसमें हो जाएगा। यह तुम्हारा नहीं आएगा, यह भी 200, 300, 400, अच्छा इसमें कितना था, 100, 2, 200, दो, इसमें जाएगा 100, 2, 340 हो जाएगा ना। इस वाले में कितना हो जाएगा आपका 200, 260 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा 200, 280 हो जाएगा। तो यही है, डी है। ठीक है, इसका आंसर डी ही होगा, 380 हो जाएगा। चलो कहाँ है इसका ऑप्शन, गाँव डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है, जरीब सर्वेक्षण में क्या कह रहा है क्वेश्चन 34, जरीब सर्वेक्षण में यदि जरीब की लंबाई मानक लंबाई से कम हो गई तो मापा गया क्षेत्र क्या होगा, वास्तविक क्षेत्रफल से कम होगा, वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक होगा, वास्तविक क्षेत्रफल के बराबर होगा या त्रुटिहीन होगा। ठीक है, तो वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक होगा, क्या होगा, वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक होगा। यदि जरीब देखो छोटी है तो उससे मापी गई दूरी ज़्यादा बार जरीब को घुमाएगा। इससे 10 मीटर की दूरी को 9 मीटर चैन से नापेंगे तो रीडिंग क्या आएगी, देखो समझाता हूँ। जैसे तुम्हारी 10 मीटर की चैन है और तुम्हारी जरीब छोटी है तो तुम रीडिंग 9 लोगे, तो तुम्हारी फाइनल रीडिंग क्या आएगी, 1.1 आएगी। ठीक है, क्या आएगी, 1.1 आएगी। इसलिए ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, इसको समझना अच्छे से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में और केंद्र और राज्य सरकार के बीच लागत का बंटवारा कितना है। देखो अगर तुम्हारा मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर 60 और 40 का ही रेशियो रहता है। लेकिन अगर पूर्वोत्तर का राज्य है, नॉर्थ ईस्ट है और पहाड़ी हिमालय क्षेत्र है तो वहाँ पर 90:10 होता है। देखो 2 ही रेशियो होता है, ज़्यादा ध्यान मत देना। अगर हिमालय का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य है तो 90:10 होता है। अगर तुम्हारा ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर आपका 60 और 40 का होता है। मतलब 60 केंद्र देता है, 40 आपका राज्य देता है। 2025 में आयोजित कुंभ मेला किस श्रेणी में रखा गया था, किस श्रेणी में रखा गया था भाई, तो इसको हम लोग महाकुंभ में रखे थे। किसमें, महाकुंभ में। ठीक है, एक होता है अर्धकुंभ, एक होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ का एक मतलब ये होता है कि कुंभ के बाद कुंभ, मतलब ये देखो महाकुंभ ऐसे होता है ना कि 12 साल में कुंभ होता है। ठीक है, अब 12 गुणते 12 करोगे तो महाकुंभ होता है, ऐसे माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, अपरा उसर मृदा के लिए स्थानीय भाषा में क्या नाम कहा जाता है, तो इससे बोलाता है खादर। क्या बोलाता है, खादर। ठीक है, देखो रे, बंजर और उसर यानी कि उपजाऊ लवड़ी भूमि के नाम होते हैं। ठीक है, जो ये रे हैं, बंजर हैं, कल्लर या इसे ऊसर बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं, अब अनुपजाऊ होते हैं, यानी कि खेती योग्य नहीं होते हैं, ये सब लवड़ी भूमि होते हैं। जबकि तुम्हारा जो खादर है वो कैसा होता है, वो उपजाऊ मिट्टी होता है। तो ये तीनों एक समान है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, यानी कि ऊसर का समानार्थी कौन नहीं है, तो खादर। खादर जो मृदा होती है, खादर मृदा जो होती है, खादर और बांगर मृदा जो होती है वो खेती योग्य होती है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी किनके बीच कार्य करती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये काम करता है आपका है सीपीयू और रैम के बीच में। ठीक है, सीपीयू और रैम के बीच में। ओके, सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है। कैश मेमोरी देखो सबसे तेज मेमोरी होती है, उससे तेज मेमोरी सिर्फ रजिस्टर मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी यानी कि रैम के बीच में बफर का काम करती है, फटाफट डाटा ले जाना ले आना काम करती है। लिखित में से कौन सा यूनिट सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सहसपुर पश्चिम बिहार के बारे में क्या कह रहा है, पहला सहसपुर पश्चिम बिहार क्या रायबरेली में है। ओके, लाग बहोसी कन्नौज में, सांडी हरदोई में और पार्वती अंगा बस्ती में। तो देखो ये गलती है, पार्वती अंगा बस्ती में ही है, पार्वती अंगा गोंडा में है। ठीक है, कहाँ पर है, पार्वती अंगा गोंडा में है, बाकी सब सही है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा, सात्विक नहीं, कृत्रिम। हाँ, क्या होगा, कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल। ओके, तो नेचुरल है, तो नेचुरल का विलोम क्या होगा, आर्टिफिशियल इंग्लिश में, तो हिंदी में क्या होगा, कृत्रिम होगा। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब शुरुआत की गई थी, 1952 में। कब शुरू की थी, 1952 में। ठीक है,
1952 में शुरू की थी ताकि किसान अपने जमीन और जोत का विवरण जो है अपने पास रखे। एक बुक जैसा दिया जाता था, उसमें उनके पूरे किताब का खेत में का पूरा डिटेल उनको उनके बारे में रखा जाता था उसमें। आगे देखते हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है? तो किस जिले में उत्तर प्रदेश सबसे कम गरीबी आपका है? तो देखो, सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री होगा, फैक्ट्री होगा। तो ये 2 ही जगह है इस समय यूपी में, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। तो इन दोनों में भी कौन है? गाजियाबाद है। कौन है? गाजियाबाद है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे समझते हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिला में गरीबी का सबसे कम प्रतिशत है? तो इसका आंसर बता दिए हैं, क्या आपका है? गाजियाबाद है। ठीक है, अच्छा, गाजियाबाद का सबसे कम गरीबी अनुपात है। इसका मतलब अगर रिवर्स में पूछे कि सबसे अमीर जिला कौन सा है, तो वो भी आपका गाजियाबाद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? किस विटामिन को माना जाता है हार्मोन भी मानता है? विटामिन डी को। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ओके, तो यह त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है। तो देखते हो ना कि लोग कहता है ना कि धूप में खड़े हो जाओगे अगर, तो आपकी स्किन जो है धूप से विटामिन डी को बनाएगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्टेरॉयड हार्मोन। ये त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 माह के अंदर। कितने अंदर? 6 माह के अंदर होगा। ठीक है, या अच्छा, इसमें यह भी पूछ ले कि ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो ये आता है आपका अनुच्छेद 243 ई। याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 ई के अंतर्गत अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। हरित क्रांति, देखो क्या लिखा है, हरित क्रांति शब्द। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें मैं 3 क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। पहला, अगर हरित क्रांति शब्द पूछे किसने दिया है, तो ये होंगे विलियम गॉड साहब। यह पूछे कि दुनिया में हरित क्रांति कौन लेकर आया, तो इसमें होगा नॉर्मन बोरलॉग। और यह पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये होंगे एम एस स्वामीनाथन जी। तीनों समझ में आ गया? फिर से बता देता हूँ। यह पूछे कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति को दुनिया में किसने लाया, नॉर्मन बोरलॉग ने लाया। हरित क्रांति को इंडिया में किसने लाया, एम एस स्वामीनाथन ने लाया। किसकी सरकार थी, यह पूछे तो पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। यह पूछ ले कि हरित क्रांति में सबसे मुख्य कौन से क्रॉप पर काम किया गया, वह था आपका गेहूं, और गेहूं के बाद आपका था धान। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, गेहूं। ठीक है, तीनों क्लियर कर दिए। अच्छा, वर्गीज कुरियन साहब हैं, इनके बारे में बताता हूँ। वर्गीज कुरियन साहब हैं, भारत में जो दुग्ध क्रांति हुई थी, जैसे हम लोग ऑपरेशन और फ्लड बोलते हैं, यानी कि जो श्वेत क्रांति हुई थी, इसके जनक थे वर्गीज कुरियन साहब। ठीक है, वर्गीज कुरियन साहब का इसमें भूमिका था। ओके, चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे समझते हैं। एमएस वर्ड में वाटर मार्क विकल्प किस टैब में उपलब्ध होता है? अच्छा देखो, एमएस और जो माइक्रोसॉफ्ट का है, यह कई प्रकार का होता है। विंडोज 7 होता है, विंडो 10 होता है, विंडो 19 होता है, विंडो 25 आ गया है। अलग अलग विंडोज के वर्जन हैं। यह मैं किस में बात कर रहे हैं, ऑफिस 365, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट 2019 के, इसमें हम बता रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि वाटर मार्क किस में होता है? ठीक है, इंसर्ट में नहीं, इंसर्ट में नहीं होता, व्यू में बिल्कुल नहीं होता है, डिजाइन में, हाँ डिजाइन में होता है। किस में होता है? डिजाइन टाइप में होता है। ठीक है, रिव्यू में देखो नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो डिजाइन टाइप में होता है, और पहले वाला जो था वर्जन ना, उसमें पेज लेआउट करके एक ऑप्शन होता था, तो पेज लेआउट में होता था। अब जो नया वाला है 2013 और उसके बाद वाला, कौन सा? विंडो 2013, और उसके बाद का जो जो है, उसमें जो आपका अब आ रहा है, जो विंडोज 2013 और उसके बाद का रहा है, उसमें आपका डिजाइन टैब में। ठीक है, डिजाइन टैब में, ध्यान रखिएगा। एक पंथ दो काज लोकार्थी का उचित अर्थ क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, एक पंथ दो काज का लोकार्थी का अर्थ क्या होगा? तो एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना, हाँ यही होगा। दुविधा में पढ़ना बिल्कुल नहीं, एक काम बिगाड़ना गलत है, मित्रों साथ मिलकर काम करता है। पहला होगा, क्या होगा? एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना। क्या होगा? एक साथ 2 लाभ प्राप्त करना। अगर अगर और समझना चाहते हो तो एक प्रयास करो और 2 कार्य सिद्ध हो जाए, इसको बोलते हैं एक पंथ दो काज। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोहर लोकगीत विशेष रूप से प्रचलित है? सोहर लोकगीत बहुत ही अच्छा। सोहर गाया कब जाता है? जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय यह एक मंगल गीत होता है। ध्यान रखना, इसे मंगल गीत बोलते हैं, बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। और यह सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है? पूर्वांचल में है। ठीक है, अवध और भोजपुर के क्षेत्र में यह सबसे ज़्यादा फेमस है।
जीरो बजट प्राकृतिक खेती JBNF के 4 स्तंभों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, JBNF जीरो बजट प्राकृतिक खेती जो था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो था, उसमें क्या क्या था? उसमें था जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वापसा। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? इसमें होगा यूरिया लोपन, ये नहीं होगा। ठीक है, एक जीवामृत था, एक बीजामृत था, एक आच्छादन था, और तीसरा था मॉइस्चर। चौथा क्या था आपका? मॉइस्चर। देखो, एक था बीजोमृत, एक था जीवामृत, एक था मल्चिंग, एक था आपका मॉइस्चर। ठीक है, इसके 4 थे। इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता है, तो इसीलिए यूरिया का बिल्कुल नहीं होगा। देखो, जहाँ नेचुरल फार्मिंग की बात हो वहाँ ध्यान रखना, वहाँ पर रसायन यानी फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता है, कतई नहीं किया जाता है। तो यहाँ यूरिया लेपन लिखा है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग रसायन का प्रयोग करते ही नहीं है। अनुच्छेद 243D का क्या संबंध है? अनुच्छेद 243D का क्या संबंध है? 243 जो है वो पंचायत को लेकर कहा गया है, उसी में CDE ये सब ऑप्शन है। तो जो डी है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है आपका है पंचायत में सीटों का आरक्षण। क्या कहा गया? पंचायत में सीटों का आरक्षण। तो सीटों का आरक्षण मतलब समझ लो क्या, SC ST और महिलाओं को कम से कम 1/3, ये कहा है, कम से कम 1/3 का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यह भी पूछ ले कि उसमें आरक्षण में भी क्या कहा गया है। अगर इतना डिटेल क्वेश्चन पूछे थे, जो पूछेगा नहीं तो याद रखना, उसमें यह कहा गया था 243D में कि SC ST और फीमेल इनका आपका 1/3 का रिजर्वेशन होना चाहिए। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है? इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग श्रेणी के अंदर नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है? देखो, माउस बिल्कुल जानते हो, पिन पॉइंट करके हम लोग टीटी करते हैं। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। ट्रैक बॉल का भी वही काम होता है। स्कैनर का देखो ऐसा काम नहीं होता है। देखो स्कैनर जो होता है ना, वो इमेज को स्कैन करके वो डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है, वो पॉइंट का काम नहीं करता है। स्कैनर जो होता है मशीन होता है, इसमें आप कोई भी अपना चीज़ डालोगे, डॉक्यूमेंट डालोगे, तो उसको स्कैन करके उसका एक डिजिटल प्रारूप निकाल के कंप्यूटर को देता है, तो वह पिन पॉइंट काम नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के अंतर्गत लेखपाल के कार्य का वर्णन है, लेकिन वर्तमान में यह किस संहिता द्वारा प्रतिस्थापित हो गया है? ठीक है सॉरी, किस संहिता द्वारा प्रतिस्थापित हो गया है? पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि UPJ&LR एक्ट 1950, नहीं यह नहीं था। दूसरा कह रहा है यूपी राज्य संहिता 2006, यही था। देखो, यूपी राज्य संहिता जो पुराने से सभी नियम थे, 1901 में एक एक्ट आया था, 1950 में एक एक्ट आया था, तो इन सबको निरस्त करके यूपी में राज्य संहिता 2006 लागू कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 2 आया था, एक 1901 में आया था, एक 1950 में आया था। इन सबको चेंज करके 2006 में एक नया एक्ट लाया गया था, उसे लागू कर दिया गया। सबरी का सही पर्यायवाची क्या होगा? सबरी, सवरी, सबरी का दासी, नहीं दासी नहीं होगा, सबरी नहीं होगा, रात्रि होगा। ठीक है, देखो, सवरी, विभावरी, निशित, यामिनी, ये सब रात के पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नाम बता दे रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड नाम होंगे। देखो, एक होता है सबरी, सबरी ये ऐसे वाला होता है, इस तरह से लिखा होता है ये सबरी। ठीक है, ये वाला एक सबरी होता है। ठीक है, एक विभावरी होता है, एक निश्चित होता है। निश्चित ऐसे लिखते हैं, लिख के बता दे रहा हूँ। देखो, नी, फिर बड़ा वाला स, नी, शीत। ठीक है, ऐसे निश्चित लिखते हैं। एक होता है निश्चित, एक होता है यामिनी, ये सब के सब रात्रि के पर्यायवाची है, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश से लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम था? तो पहली बात जानो कि भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। कितना था भारत का लिंगानुपात? 943। उत्तर प्रदेश कितना था? 912। तो अंतर कितना है? घटा के देख लो अपना, कितना अंतर आएगा? 14 आएगा ना। एक इसका कितना आएगा? 31 आएगा। क्या इतना आएगा? 31, 14 नहीं 31 आएगा। कितना आएगा? 31 आएगा। ठीक है, राष्ट्रीय कितना था? 943। उत्तर प्रदेश कितना था? 912, घटा लेना, उतना आ जाएगा। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? सबको पता है, इसका एक ही काम होता है कि अनागत एक्सेस को रोकना। ठीक है, आई थिंक ये फायरवॉल के बारे में सबने बहुत बार पढ़ा होगा। देखो, फायरवॉल होता क्या है, इससे कई सारे लेयर्स होते हैं। कोई भी अगर डाटा एक्सेस हो रहा है बाहर से, जिसमें अगर कुछ भी वायरस है, तो ये उसको रोकने का काम करता है या उसे एक्सेस ही नहीं होने देता है। सिंपल समझ लो, एक तरह से दीवाला काम करता है। ओके, जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को जो इनकमिंग होता है
देखो फायरवॉल हो गया, जो इनकमिंग हो गया, जो आउटगोइंग हो गया, इनके ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है, जिससे फायरवॉल बोलते हैं। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत कौन सी होती है? राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत कौन सी होती है? नायब तहसीलदार की अदालत यही होती है। तहसीलदार उसके ऊपर होता है। उप देखो यह एकदम सीक्वेंस में है। सबसे देखो पहला यह होता है, ठीक है, उसके बाद देखो फिर यह होता है, फिर उसके बाद यह होता है, और उप जिलाधिकारी के बाद कलेक्टर एंड डीएम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसके पास जाएंगे? नायब तहसीलदार के पास जाएंगे, उससे काम नहीं हुआ तहसीलदार के पास जाएंगे, उससे काम नहीं तो उप जिलाधिकारी के पास जाएंगे, उप जिलाधिकारी के बाद कलेक्टर बनता है। चलिए, तो सबसे निचली अदालत कौन सी होगी? 56 का आंसर ए हो जाएगा। 57 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश से कजरी महोत्सव मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? मिर्जापुर में। अच्छा, ये बरसात की ऋतु में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जब वर्षा का ये होता है। और यह जो है एक लोकगीत है। क्या यह है? कैसा यह है? एक लोकगीत है। लोकगीत उसे बोलते हैं जो जनता के बीच में गाया जाता है, जनता के बीच में फेमस होता है, उसे लोकगीत कहते हैं। राष्ट्रगीत वो होता है जो देश में पूरे देश भर में गाया जाता है, जो देश का गाना होता है, उसे राष्ट्रगीत बोलते हैं, ठीक है। कमेंट मुझे बताइएगा कि राष्ट्रगीत का नाम क्या है और किसने उसको लिखा था। चलिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जैसे उसके लिए क्या है? जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जैसे उसे क्या कहते हैं? तो अप्रमाणित नहीं, बिल्कुल नहीं। अप्रमेय ये होगा, अप्रमेय होगा। क्या होगा? अप्रमेय, ठीक है। और अनुप्रमेय ये नहीं होगा। अच्छा, अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय मतलब होता है जिसे नापा ना जा सके। इन दोनों में अगर डाउट हो, अप्रमेय और अपरिमेय, तो अपरिमेय का मतलब होता है जिसे नापा न जा सके। अप्रमेय का मतलब होता है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। संविधान सभा के प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? ठीक है, तो प्रारूप समिति में कौन से सदस्य नहीं थे? देखो, आपके प्रारूप समिति, संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी था ना। सॉरी, थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। देखो, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। तो नाम मैं बताता हूँ, इसे मैच कराओ। देखो, 7 सदस्य थे। सदस्य का नाम ऐसे रखो, अम्बेडकर जी थे, ठीक है, अयंगर थे, अय्यर थे, मुंशी थे, सादुल्ला साहब थे, माधव राव थे, और टीटी कृष्णामाचारी थे। तो जो ये सब जो थे ना, ये सब मतलब कि आपकी जो संविधान की प्रारूप समिति, संविधान में कई सारी समितियां थी, तो जो प्रारूप समितियां थी उसके सदस्य थे। मुख्य कौन थे? अम्बेडकर साहब थे। तो इसमें पूछा जाए कि कौन नहीं है, तो एन गोपी अयंगर ये तो थे ही, डॉक्टर के एम मुंशी ये थे ही, जे बी कृपलानी ये सब नहीं थे, ठीक है। अब मोहम्मद सादुल्ला ये थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जे बी कृपलानी साहब। मनरेगा के तहत मजदूरी सामग्री और मजदूरी का अनुपात रखा जाता है, ठीक है। तो यह रखा जाता है आपका 60/40 का। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन जाएगा बी, ठीक है। कितना रखा जाएगा? 60/40 में। तो इसका मतलब क्या है कि मनरेगा में केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाने लागत और मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60/40 रहता है। एक्सेल शीट में सक्रिय सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो F2 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? F2 का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेल को एडिट मोड में लाने के लिए F2 दबाया जाता है एक्सेल में, ठीक है। यह सब समझने के लिए कंप्यूटर क्लास अलग से चलाई जा रही है, वहाँ आपको पढ़िए, आपको मैं डिटेल वहाँ पढ़ाया हूँ। मिर्च कटिकम किसकी रचना थी? मिर्च कटिकम किसकी रचना थी? तो देखो, मिर्च कटिकम पहले होता क्या है ये देखा। मिर्च कटिकम मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। मिर्च कटिकम मतलब क्या होता है? मिट्टी की गाड़ी। और इसकी रचना क्या थी? महाकवि शुद्रक थे। शुद्रक जी कहाँ है? यहाँ पर है। एक शुद्रक थे, महाकवि थे, उन्होंने ये मिर्च कटिका की रचना की थी। अगला कह रहा है कानपुर बोल्ट या डिबरी का संबंध किस उद्योग से नहीं है? ठीक है, कानपुर बोल्ट या डिबरी का संबंध किस उद्योग से नहीं है? चलो, अच्छा ध्यान समझना, क्या बोल रहा है? कानपुर बोल्ट या डिबरी का संबंध किस उद्योग से नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, डिबरी का मतलब तो समझते क्या होता है? डिबरी का मतलब होता है नट। क्या होता है? नट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यह हो सकता है माइंड में आपको घुमाए, तो यह संबंध है नटी बोल्ट मार्च होता है, ठीक है। कानपुर चमड़ा के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर नट बोल्ट की बात कर रहा है। कानपुर बोल्ट और डिबरी मतलब नट किस उद्योग से संबंध नहीं रखता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, लेकिन इसका अर्थ यह है कि यह हार्डवेयर संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद और इधर मिला हुआ है आपका सूची, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए मिलाइए, ठीक है।
उम्मीद है मिला ली होगी आप सब लोग। चलिए वो हम बताते जाते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, यानी ये होगा। अनुच्छेद 44 में क्या होता है? समान नागरिक संहिता होता है, ठीक है, यूसीसी होता है। कहाँ पर है भाई आप लोग? यहाँ पर हो आप। अनुच्छेद 45 में क्या होता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल देना, यह है आपका। और अनुच्छेद 48 में क्या होता है? कृषि और पशुपालन। कहाँ पर है? यह है। तो मैच करा लो, ए का क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, इस, ठीक है। आपका इसमें हो जाएगा ए का दूसरा था ना, और बी का था आपका 44 का पहला, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं पास छात्राओं को कितनी राशि प्रदान करती थी, जो अब बंद हो चुका है या विलय हो चुका है? तो देखो 30,000 प्राप्त करती थी, ठीक है, एक हैंड में 30,000 देती थी। लेकिन तत्कालीन सरकार जो है कन्या विद्याधन योजना जो है वो अभी इसमें शायद इसको बंद कर दिया है। कन्फर्म नहीं, आप लोग गूगल पे चेक कर लेना। कौन सा तद्भव शब्द है? चलो बताओ। बताओ। तद्भव तत्सम समझते हो ना, तो पढ़ लियोगे। चलो बताता हूँ मैं अब। कौन सा तद्भव है? कौन, मतलब इसमें क्या पूछा? कौन सा तद्भव है, ठीक है। उल्लू पूछा है। देखो उल्लू क्या? तस्मा, ठीक है। इसका तद्भव होता है उल्लू। कूप का, कूप भी तस्मा है, इसका तद्भव होता है कुआं। ओझा, ओझा देखो तद्भव है। ओझा का तस्मा होता है, क्या होता है? उपाध्याय, ठीक है। उपाध्याय ही को, उपाध्याय जी को ही ओझा कहते हैं, ठीक है। और पुस्तक, पुस्तक का क्या होता है? पोथी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ क्या पूछा? तद्भव। बाकी ये सब क्या है? ये सब तस्मा है। और यह क्या है? ये तद्भव है। इसका अर्थ क्या होता है? उपाध्याय। क्या होता है? उपाध्याय। ध्यान रखना। चलो आगे समझते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार गठन किया गया था 2002 में, ओके, 7 अक्टूबर 2002। अगर डेट याद करें, 7 अक्टूबर 2002। ब्लू रे डिस्क की भंडार क्षमता कितनी होती है समानतः? ये होती है 25 GB। इस सब के बारे में अच्छे से क्लास कंप्यूटर कराए हैं, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं कंप्यूटर क्लासेस में, ठीक है। 25 GB होती है। देखो सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की क्षमता 25 GB होती है। और अगर डुअल लेयर पूछ दे, अगर यह सिंगल लेयर पूछ रहा है, यहाँ पर सिंगल लेयर लिखा है ना, तो अगर सिंगल लेयर पूछ रहा है तो यहाँ 25 GB होगा, लेकिन अगर डुअल लेयर पूछ दे तो 50 GB होगा, यह ध्यान रखना। चकबंदी के दौरान यदि किसी किसान के पास उड़ान चक्र की स्थिति बनती है तो इसका क्या अर्थ है? फ्लाइंग चक्र की स्थिति बनती है तो उसका क्या अर्थ है? समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो पहले। समझ गए क्वेश्चन? आंसर समझो। चक का आकार बहुत बड़ा होना? नहीं। चक का मुख्य सड़क से दूर होना? नहीं। मूल जोत से बहुत दूर आवंटित करना, यह होता है। देखो उड़ान चक का मतलब क्या होता है ना, कि जब किसी किसान का चक उसकी मूल आबादी यानी जहाँ वो रह रहा है, या मुख्य चक जहाँ उसका मेन चक है, उससे इतना दूर बना दिया जाए कि खेती करना मुश्किल हो जाए, तो इसको हम लोग उड़कर जाना कहते हैं। उड़कर जाना कहते हैं, इसलिए उसे उड़ान चक का नाम देते हैं। उम्मीद है समझ गए होगे, याद रखोगे हमेशा। लिखित में से शुद्ध वर्तनी का वर्तनी वाला शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ज्योत्सना, ध्यान से पढ़ना। ज्योत्सना नहीं, आधा रहता है, ये होगा ज्योत्सना होगा, ठीक है, ज्योत्सना होगा। देखो इसमें क्या होता है ना, आधा त होता है और आधा स होता है, दोनों मिलके ज्योत्सना बनाते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार को कितना दिया था पैसा? ये अब तो आजकल बहुत चल रहा है, वही आयुष्मान कार्ड योजना वाला, आई थिंक सब सुने होंगे। 5 लाख का बीमा मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 72। सेबी को वैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त होता है? सेबी जानते हो ना, जो भी आपका स्टॉक मार्केट होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। सेचुरेटेड बॉडी है, पहली बात याद रखना, यह एक सेचुरेटेड बॉडी है। सेचुरेटेड बॉडी मतलब होता है कि इसको वैधानिक दर्जा मिला हुआ है, संविधान द्वारा पावर मिला हुआ है। तो इसकी अगर स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1988 में, ठीक है। और इसका अधिनियम कब मिला था? तो 1922 में। अगर अधिनियम पूछे तो 1922 का अधिनियम है, सेबी अधिनियम 1922 को। लेकिन अगर इसका स्थापना पूछे कब हुआ था तो 1988 में हुआ था। साखी शब्द का तस्मा शब्द, साखी शब्द किस तस्मा शब्द का तद्भव रूप है? ठीक है, साखी शब्द किस तस्मा शब्द का तद्भव रूप है? तो साखी का होता है साक्षी,
साक्षी क्या होता है? साक्षी क्या होता है? साक्षी। साक्षी कहाँ लिखा हुआ साक्षी? बी वाले में, ठीक है। साक्षी क्या होता है? साक्षी होता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के लिए ललितपुर, सबको पता है ललितपुर, यहाँ भंडार अच्छा पाता है। ईमेल में बीसीसी का क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ए वाला। अच्छा, बीसीसी एक होता है और एक सीसी होता है, कार्बन कॉपी से बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक होता है कार्बन कॉपी। चलो आगे समझते हैं। अच्छा, अगर बीसीसी लिखा तो इसका मतलब क्या है? भी जानू, ये बताना भूलो हम। देखो, इसका मतलब बीसीसी का मतलब होता है कि जो प्राप्तकर्ताओं का ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को देखो नहीं दिखाता है, ठीक है। जैसे मान के बीसीसी में जितने भी तुम मेल लिखे हो ना, तो जो जिसको तुम जिनको भेज रहे हो उनको यह नहीं दिखा जाएगा कि यह मेल और किसको किसको भेजा गया है। लेकिन सीसी लिख दोगे, सीसी लिख दोगे, सीसी में जितने मेल लिखोगे ना सबको शो करेगा कि इतने लोग को और यह मेल भेजा गया है। चलो, राज्य वित्त आयोग एक है, राज्य वित्त आयोग एक है। राज्य वित्त आयोग कैसा होता है? यह आपका एक विधिक संस्था है? नहीं। और संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल नहीं, संवैधानिक संस्था है। कैसा है? आपका एक संवैधानिक संस्था है। और अगर यह पूछ ले किस अनुच्छेद में आता है, तो यह आता है आपका 243 आई में। किस में आता है आपका? है 243 आई में। और राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष का पर राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया था, यह भी याद रखना आप लोग। राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यह भी याद रखना आप लोग। चलिए, राज्य वित्त आयोग हो गया। राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्थान है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है? कई बार पूछा है, ये आपका लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में आप जाओगे ये आपको मिल जाएगा। लखनऊ में जाओगे तो कॉलेज कुर्सी रोड एक पड़ता है, उसी रोड पर ही है। जिस समाज में उत्तर पद प्रधान हो, ध्यान से पढ़ना, जिस समाज में उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष का संबंध हो, उसे कहते हैं। क्या कह रहा है? जिस समाज में उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष संबंधों से क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्मधारय समास। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। इस एग्जाम्पल में क्या होता है? विशेषण और विशेष समझते हो ना, उपमान और उपमेय का संबंध हो, ठीक है। क्या हो आपका? उपमान और उपमेय का संबंध हो, ओके, उपमेय का संबंध हो। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे नीलकमल, जैसे कि नीलकमल, ठीक है। हर घर नल योजना के तहत उत्तर प्रदेश के हर घर नल योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है? सबको पता है, जहां पानी की समस्या ज्यादा थी वहां पर दी गई थी, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में। अगला, कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट्स के बराबर होता है? ध्यान से सुनना, एक निबल कितने बीट्स के बराबर होता है? तो होता है 4 बीट्स के बराबर। और एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? एक बाइट्स में कितने बीट्स होते हैं? तो वो होते हैं आपके 8। कितने होते हैं? 8 बीट्स। ध्यान रखना, क्वेश्चन फिर समझ लो, एक निबल में कितने बीट्स होते हैं अगर यह पूछे तो कितने होते हैं? 4 बीट्स होते हैं। यानी कि, और एक निबल में 4 हैं, यानी कि दो निबल बराबर 1 बाइट्स। दो निबल बराबर 1 बाइट्स। और यह पूछे कि एक निबल में कितने बीट्स होते हैं, तो 4 बीट्स होते हैं। लेकिन इनमें से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। देखो, अरहर खरीफ में लगाया जाता है, मक्का खरीफ रबी जायद तीनों में लगाया जाता है, लेकिन सबसे मुख्य रूप से यह खरीफ की फसल है। सरसों आपकी रबी की फसल है, ठीक है, सरसों आपकी रबी की फसल है, तो खरीफ में नहीं आएगी। ज्वार आपका कैसा है? ज्वार आपका खरीफ की फसल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट, ये सब तो हो गया था आपका, 64-65 हो गया था आपका। साकी भी हो गया था। कहाँ तक से पढ़ाना है? आपका यहाँ से पढ़ाना था, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो इसे बोलते हैं राइट टू सर्विस, इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू सर्विस। यह एक्ट कब पारित किया गया था? तो एक्ट होता 2011 में लागू हुआ था। किस वर्ष? 2011 में लागू हुआ था।
वह गाय बहुत दूध देती है। क्या कह रहा है? वह गाय बहुत दूध देती है। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? तो देखो इस वाक्य में जो बहुत शब्द है वो क्या है? विशेषण है। ठीक है, क्या है? विशेषण है। अब विशेषण के बारे में समझो। देखो यहाँ पर बहुत क्या है? जो बहुत है वो संज्ञा। यहाँ पर संज्ञा क्या है? दूध। क्या है? दूध। तो जो दूध है उसकी विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, यदि वो क्रिया की विशेषता बताता, जैसे वह बहुत रोता है, तो यहाँ क्या होता? क्रिया विशेषण। अगर वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो हो गया विशेषण। लेकिन अगर वो किसी क्रिया की अगर विशेषता बताता है तो उससे बोलते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ पर क्या होगा? विशेषण होगा। अगला है, भारत का मानक समय IST उत्तर प्रदेश किस स्थान से गुजरता है? यह है मिर्जापुर के अमरावती चौराहा से। कहाँ से गुजरता है? मिर्जापुर के अमरावती चौराहा से। अच्छा, कितना इसका मानक समय है? तो ये भी याद रखना, ये ज़्यादा पूछा गया है। 82 डिग्री 5 मिनट, 82.5 ईस्ट। ठीक है, 82.5 ईस्ट। ठीक है, ध्यान रखना 82.5 डिग्री ईस्ट ये आपका है। ओके, ये याद रखना आप लोग। यह आपके मिर्जापुर के अमरावती से गुजरती है। और अगर मान के चलो कि मिर्जापुर नहीं दिया है, नैनी प्रयागराज दिया है, तो उसको भी आप लगा सकते हो क्योंकि उसी के पास से होके जाता है। तो अगर मिर्जापुर नहीं दिया है तो वो ऑप्शन हो जाएगा। तहसील दिवस। तहसील दिवस को हम लोग संपूर्ण समाधान दिवस कहते हैं। इसका आयोजन कब कब होता है? तो देखो इसका जो आयोजन होता है वह प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ, प्रत्येक माह के प्रथम और तिथि, उल्टा बोल दिया हमने, प्रत्येक माह के प्रथम और तिथि शनिवार को होता है। ठीक है, पहले इसे हम लोग तहसील दिवस कहते थे, अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान दिवस बोलते हैं। एक्सेल में की संख्या का वर्गमूल निकालने का सही फंक्शन क्या होता है? एक्सेल में तो इसका क्या होता है? इसका होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? SQURT ब्लैक। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका है? ये पहला वाला ऑप्शन स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, भारतीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? भारतीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका है कानपुर में। कहाँ है आपका है? यह कानपुर में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपका है? कानपुर में है। कानपुर के कल्याणपुर इलाका है, वहीं है इसका स्थापना है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी को हम लोग क्या क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं? देखो द्रौपदी का यज्ञ सैनी सही है। पांचाली से, देखो यज्ञ सैनी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह यज्ञ से पैदा हुई थी। पांचाली क्यों कहते हैं? क्योंकि वह 5 पतियों की पत्नी थी। कृष्णा उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कृष्ण की दोस्त थी। भामिनी, भामिनी नहीं होगा, भामिनी नहीं होगा। तो द्रौपदी की पर्यायवाची भामिनी नहीं है। अच्छा, तो भामिनी का अर्थ क्या होता है? भामिनी का अर्थ होता है क्रोधी स्त्री। क्या होता है? क्रोधी स्त्री। ठीक है, और यज्ञसेनी, पांचाली, कृष्णा द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। मिशन अमृत सरोवर तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने सरोवर बनाने का लक्ष्य है? तो मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आपका कम से कम 75 सरोवर बनाने के लक्ष्य है। ये देखो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के तहत, ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 213 होता है अध्यादेश करने का, 213 होता है। ठीक है, 213 राज्यपाल को होता है, ये भी याद रखना। यहाँ क्या पूछा? यहाँ राज्यपाल पूछा तो 213 लगाना। ओके, यहाँ पर 123 भी दिया है ना, तो गलती मत मार देना। 123 होता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति, देखो केंद्र का जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, स्टेट का जो होता है उसे राज्यपाल बोलते हैं। तो राष्ट्रपति को लगाना हो तो 123 का यूज करता है अध्यादेश लगाने के लिए, लेकिन अगर राज्यपाल को लगाना है तो 213 यूज करता है। दोनों में अंतर याद रखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे मान के चलो यह तुम्हारा ट्यूब है, इसके अंदर इस तरह से तुम्हारा लाइट लड़ते हुए निकल जाता है। इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आंसर कौन सा है? ये वाला 51 का सी। 92 में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य शैली के जनक माने जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा हुआ है। यह है ठाकुर प्रसाद साहब है। कौन है? ठाकुर प्रसाद साहब है। लखनऊ घराना और आधुनिक कथक, ठीक है, को व्यवस्थित करने के लिए ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। जो लखनऊ घराना था और जो इसमें आधुनिक कथक है, इन दोनों को व्यवस्थित करने के लिए ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। अगला क्या कर रहा है? ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत जारी प्रमाण पत्रों में डिजिटल सत्यापन कौन सुनिश्चित करता है? कौन सुनिश्चित करता है? तो डिजिटल सुनिश्चित करता है आपका DESC। कौन करता है? DESC, डिजिटल हस्ताक्षर। ई डिस्ट्रिक्ट
और ई डिस्ट्रिक्ट के जो प्रमाण पत्र होते हैं उस पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर जारी करते हैं, ठीक है। सक्षम अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर जारी किए जाते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 46% होता है। आप बोरी पर देखोगे तो उस पर लिखा होता है 46% नाइट्रोजन। आपके यहाँ यूरिया अगर आता होगा तो देखना उस पर लिखा होता है। आग का अंधा नाम नेम बहुत ही फेमस है और से आई थिंक मुझे सब लोग जानते ही होंगे। इसका होता है गुणों के विरुद्ध काम करना। कहाँ पर भी है? यहाँ पर, बी वाला। अच्छा एक बात और याद रखना, यूरिया अगर कभी पूछ लेता है कि इसका जो रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो वो है देखो NH2 CO NH2, ठीक है, ध्यान रखना। ये यूरिया का सूत्र है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और दोस्तों से शेयर करो। फ्री में मैराथन आपको कराए जाएंगे जब तक एग्जाम खत्म नहीं होंगे। अगर एग्जाम आते आते 100 हो गए तो 100 मैराथन कराए जाएंगे, चिंता ना करिए आप लोग। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 संविधान किस अनुसूची में रखा गया है? ठीक है, तो किस अनुसूची में रखा गया है? ये आपका है 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन कौन सा है? सी। 96 का होगा सी, ठीक है। यूपी जमींदारी उन्मूलन कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए प्रथम संशोधन 1951 में किया गया और इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। याद रखिएगा 1951 में, 1951 बोल रहा हूँ, 1991 मत लग देना, 1951 में। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? यूनिवर्सल सीरियल बस। कहाँ लिखा हुआ है? पहला ए, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म का नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी तो यूज किए होगे ना सब लोग। लिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? बहुत अच्छा, सोन नदी बहती है, सबको पता है, सोन बहती है, गंडक भी बहती है, राप्ती भी बहती है। देखो झेलम नहीं बहती है। झेलम जो है कश्मीर और पाकिस्तान में बहती है, ठीक है, कश्मीर से तो पाकिस्तान में झेलम जाती है, ध्यान रखना। झेलम नदी कहानी सुने हो ना, वो पोरस और चंद उसकी अलेक्जेंडर की लड़ाई कहानी वो झेलम के आसपास हुआ था। भू राजस्व किस सूची का विषय है? भू राजस्व किस सूची का विषय है? तो वह है राज्य का। लैंड रेवेन्यू देखो राज्य के अंतर्गत आता है। देखो सूची 3 भाग होता है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब क्या होता है? जिसपे केंद्र और राज्य दोनों विचार करेंगे। राज्य सूची मतलब इस पे राज्य ही काम करता है, और केंद्र सूची मतलब इस पे सिर्फ केंद्र ही काम करता है। जैसे पुलिस है, राज्य सूची में आता है। कंट्रोल जेड अंडो, क्या होता है? अंडो। अच्छा रेंडो करना हो तो रेंडो का होता है कंट्रोल वाई, ध्यान रखना। चलो ये आप लोग का छोटा सा मैराथन 1 घंटे की बात किए थे, 1 घंटे में खत्म कर दिए। इसमें कुछ टफ क्वेश्चन थे, कुछ सरल क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको पेपर बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। देखिए मैराथन सीरीज चालू हो गई है, अब मैराथन आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। कम से कम आप लोग भी साथ दीजिए, हमें भी संतावना मिले कि आप लोग भी साथ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। साथ में हम लोग भी इसी से काम करेंगे। मिलते हैं अगले मैराथन में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए। धन्यवाद।